हेलो एवरीवन। तो आई एम अभिषेक, करेंटली एटीसी ऑफिसर इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लास्ट रिक्रूटमेंट में जो 2020 में आई थी उसमें हम दोनों ने सीवीटी क्वालिफाई किया है। ही इज़ पदम, ही इज़ ऑल इंडिया रैंक 10 एंड करेंटली एटीसी ऑफिसर इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वी बोथ आर गोइंग अंडर ट्रेनिंग याटाम गोंडिया। आप बता दो। हेलो, अब मेरा नाम पदम है। अभी जो एटीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, मैंने क्लियर करा है वो। तो अभी हम इस टाइम गोंडिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत लोग मेरे से मैसेज करते रहते हैं कि भैया बनाइए, कुछ गाइडेंस दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो सारे क्वेश्चंस के मैंने एक पेज में कलेक्ट कर लिया है। तो सभी का डाउट्स इसमें, मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चन जो बच्चों को आ सकते हैं डाउट्स, वो सारे क्वेश्चंस हैं। तो हम दोनों एक तरह से हर क्वेश्चंस के जो हमारा ओपिनियन है वो हम रखते जाएंगे। तो मैं पदम से भी पूछूंगा और ख़ुद भी जो भी मुझे लगता है मैं बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो एटीसी होता क्या है, जनरली लोगों को पता नहीं होता है। तो एटीसी क्या होता है बता दीजिए। देखो, एटीसी इन लेमन टर्म्स में ये बोलूँगा, जैसे जो ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं हमारे रोड्स पे, तो वैसे ही एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो हवा में जो होते हैं एयरप्लेन्स का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। बेसिक लेमन टर्म्स में वो होते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। एटीसी रिक्रूटमेंट आई हुई है, अभी 400 वैकेंसी है। तो बहुत लोग मोटिवेटेड हैं कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो उनके जो डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि जो करंटली जो एटीसी ऑफिसर है उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी और कहाँ से प्रिपेयर किया था। तो पदम, आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? देखो, ये एग्ज़ाम है, इसके मतलब आपने पैटर्न देख लिया होगा। तो 50% जो वेटेज होती है इसमें नॉन टेक की है, 50 टेक्निकल पार्ट की है। तो जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, तो मेरे साथ साथ एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो मेरा नॉन टेक पार्ट तो प्रिपेयर था, पर उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर था तो उसको लाइटली नहीं लेना। जिसका प्रिपेयर है तो उसके रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि वो पार्ट है स्कोरिंग, उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी टेक्निकल पार्ट के लिए आप मतलब, जैसे मेरा गेट भी क्वालिफाइड था, तो मेरा मैथ्स वगैरह पार्ट वहाँ से क्लियर था। बाकी फिजिक्स के लिए आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप एक बार सिलेबस निकालिए और खुद रिसर्च करके अपने हिसाब से वो देख सकते हैं यूट्यूब पे आप। बाकी नॉन टेक पार्ट के लिए अगर आप पे टाइम है तो ऑनलाइन एसएससी का इतना कोर्स अवेलेबल है, वो कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। नॉन टेक में अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। सो बहुत लोग पूछते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम कमी पड़ रही है, तो वो लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो पदम ने भी जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया है एंड ही हैज़ गॉट ऑल इंडिया रैंक 10। सो बेटर है इन्हीं से पूछते हैं कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया। देखो, इस एग्ज़ाम में लगता बहुत टफ है कि एग्ज़ाम बहुत बड़ा सिलेबस है, इसका कैसे क्लियर होगा। बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इतना टफ एग्ज़ाम नहीं है। सिलेबस हाँ थोड़ा वास्ट है इसका, बट अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, अगर आप थोड़ा सा टाइम भी निकाल सकते हो तो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है आपका। जैसे अब मेरा जॉब कर रहा है साथ साथ में, तो मेरा ये था कि मैं हर 2-3 दिन में मॉक टेस्ट दे देता था एक नॉन टेक पार्ट का, ताकि मेरे को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, मेरे सारे टॉपिक्स एक बार रिवाइज हो जाए। बाकी दिन में 2-3 घंटे निकाल के आप टेक पार्ट पे ध्यान दे सकते हैं। बाकी टाइम तो एक दिन में सबके लिमिटेड होता है। जैसे अब यहाँ पे अभिषेक भाई हैं हमारे, अब यहाँ पे कोच कॉलेज भी जा रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, यहाँ पे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। टाइम तो बंदे को निकालना पड़ता है। तो आप भी टाइम निकाल सकते हैं अपने। जॉब ही तो है एक, अगर आपका गोल है ये, तो अच्छे से तैयारी दीजिए, टाइम दीजिए इसको। इतना मुश्किल नहीं है। बाकी खल्ला मैं ही नहीं हूँ, बहुत बच्चे हैं यहाँ पे जो जॉब के साथ साथ तैयारी करके आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहिए और अपने गोल को पाने के लिए एकदम जी जान से मेहनत कीजिए। एक तरह से पछतावा नहीं होना चाहिए लास्ट में कि हाँ मेहनत की कमी रह गई। ठीक है। तो लोग यही पूछते, इस बार क्या हुआ रिक्रूटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है 10+2 लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो लोग अभी भी मेरे से पूछते हैं भैया इंजीनियरिंग मैथ्स आएगी क्या, बीएससी की फिजिक्स पढ़नी होगी क्या। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था रिक्रूटमेंट में, हमारे में 10+2 ऐसे स्पेसिफाई नहीं था। तो बच्चों ने इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ी, क्योंकि उसके प्रीवियस अगर देखोगे 2015 और 18 के पेपर्स देखोगे तो उसमें क्या है, इंजीनियरिंग मैथ्स के भी क्वेश्चंस हैं। बट लास्ट टाइम एकदम पैटर्न चेंज हो गया। मोस्टली क्वेश्चंस वर फ्रॉम क्लास 12th एंड 11th। सो इस बार तो क्लियरली मेंशन्ड है। तो होपफुली इस बार 10+2 के आएगा। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग 10+2 के ही क्वेश्चंस करें, उसको सिलेबस को पहले कंप्लीट कर ले। लास्ट में अगर टाइम बचता है तो इंजीनियरिंग मैथ्स के बेसिक्स क्वेश्चन देख ले, जैसे मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि इन क्लास 12th में भी है। तो उसके बेसिक्स में मान लो रैंक या कुछ पूछ देगा, तो पहले आप 12th की कंप्लीट कीजिए, फिजिक्स एंड मैथ्स, तो सही रहेगा। क्योंकि टाइम भी ऐसा नहीं है कि कभी पेपर आ सकता है। ठीक है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत लोग कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस के क्वेश्चंस, मैं टेलीग्राम में भी एक्टिव हूँ, तो टेलीग्राम में मैं देख रहा हूँ लोग जेईई मेंस के हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं।
तो कैसा है, आपको क्या लगता है, जेईई में से क्वेश्चंस आते हैं कि लेवल कम है उनका? मतलब सिलेबस जेईई मेंस जैसा है, पर लेवल तो जेईई मेंस से बहुत कम है। तो मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस करिए, पर डीमोटिवेट नहीं होना। जैसे आपने मुश्किल क्वेश्चन करा, नहीं हो रहा, हमसे भी नहीं होता था, मतलब बहुत लोगों से नहीं होता, पर लेवल उतना है ही नहीं एग्जाम का। आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। हाँ, अब और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है, मतलब क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए करिए, पर डीमोटिवेट नहीं होना। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ये डेली का शेड्यूल क्या होता था जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे, डेली का शेड्यूल क्या रखते थे सुबह उठ के और शाम तक? तो मैं अपना बता दूं कि मेरा तो यही था। पहली बात तो पेपर इज़ नॉट दैट मच हार्ड। सो अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है और आप रिवीजन कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं और थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी, अगर आपको मतलब एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के साइड बुक उठा लीजिए। मैं बताता हूँ, मैंने यूपीटीयू का पेपर भी दे रखा है। यूपीटीयू इज एनी गवर्नमेंट मतलब फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो उसके पेपर दे रखा है, तो दैट इज़ बिलो द जेईई मेंस लेवल। तो मुझे जितने भी मैसेज आए हैं, कुछ लोग आप लोग वीडियो देख रहे होगे, तो मैंने उन सबको यही सजेस्ट किया है कि यूपीटीयू की कोई साइड बुक खरीद लो, कोई भी पब्लिकेशंस की। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, उसको लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो मेनली फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने जहाँ तक पेपर दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी का और जो मैंने यूपीटीयू को दिया है, तो काफ़ी मैचिंग है। तो मैंने सबको यही सजेस्ट किया है। तो आप वहाँ को उठाइए पेपर। और प्रिपरेशन कैसे करते थे, तो आप यही कीजिए, सुबह उठिए। और बहुत लोग पूछते हैं कि भैया फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं, प्रिपरेशन के साथ रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन के लिए मैं यही सजेस्ट करता हूँ। मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे जैसे मान लो मैं टॉपिक पे आगे बढ़ गया हूँ, उसके बाद मैं क्या होता, जब बीच में थक जाता था, बीच में मैं फिर रिकॉल करता था कि जो मैंने पास्ट में पढ़ा है वो मुझे याद है कि नहीं है। तो मैंने फॉर्मूले लिख लिए, जहाँ भी अटकता था तुरंत मैंने खोल के देख लिया फॉर्मूला। तो इससे क्या होता है कि आप जैसे बीच में थक भी रहे हो तो आप पीछे का रिवाइज़ कर ले रहे हो, मतलब मन में, ऐसा नहीं कि लिखना है पूरा। तो अगर मन में आप फॉर्मूले बोल पा रहे हो तो सफिशिएंट है। अगर भूल जा रहे हो तो देख लो, टाइम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये रिवीजन होता भी चलेगा और प्रिपरेशन भी चलती रहेगी। अब आपका क्या स्ट्रेटजी था वहाँ पे बता दो। वही देखो, मैं तो जॉब कर रहा था उस टाइम, तो मतलब टाइम जब जॉब करते लिमिटेड रहता है आपके पास। तो मतलब वही प्लान होता था कि दिन में एटलीस्ट मैं 2-3 घंटे कोई नए टॉपिक के लिए निकालूं, क्योंकि सिलेबस तो देखो वास्ट है। आपको फिजिक्स भी 11th-12th की कवर करनी है और मैथ्स भी करना है, और हमने तो इंजीनियरिंग मैथ्स भी कवर करा था। तो कोशिश रहती थी कि मतलब दिन में 2-3 टॉपिक नए करूँ, और साथ साथ मतलब नॉन टैग का मतलब थोड़ा देखता रहूँ कि भूले ना, क्योंकि जीके पढ़ने रहते, जीके तो अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो दिमाग से निकल जाएगी आपके। और मतलब बात रही भूलने की या फिर रिवीजन कैसे करें, देखो भूलते तो मतलब सभी हैं, मतलब हम भी भूलते हैं। जो टॉपर होगा वो भूलेगा, मतलब जो यूपीएससी टॉपर होगा वो भूलता होगा। मतलब आपको इसका तो बस एक ही सोल्यूशन है कि आपको रिवाइज़ करते हैं हर चीज़ को। जीके आपने कहाँ से पढ़ा था, जीके का क्या हो सकता है? जीके देखो, जीके तो देखो मैं तो अभी सजेस्ट करूँगा, अगर बिल्कुल जीके किसी को नहीं आती तो अभी ना हाथ छेड़ें, क्योंकि जीके बहुत वास्ट है। तो अगर मैं अपना जीके बताऊँ, देखो मैंने जीके मेरे को लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं अगर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता रहता हूँ और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है मेरा इन चीज़ों में। तो मैं मतलब करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने पढ़ के गया था मैं। तो उसमें शायद 1-2 क्वेश्चन ही आए होंगे, ज़्यादा तो आते हैं। 10 ही क्वेश्चन है जीके में, तो आप जितना मर्जी पढ़ लें, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि लक का फैक्टर जीके में ज़्यादा मैटर करता है। जब आप थोड़ा सा पढ़ गए, सारा पेपर उसमें से आ गया, या बहुत सारा बड़ा पेपर उसमें से नहीं आया। तो एंड पदम हैज स्कोर्ड 9 out of 10 इन जीके, तो ही इज राइट पर्सन टू एडवाइस यू। तो अभी तो मैं आपको सबको ये बोलूँगा, अगर जीके आपको नहीं आती तो पहले आप बाकी सिलेबस कवर करिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि आपने मानो मेहनत भी करी और उसके बाद मतलब स्कोर भी अच्छा नहीं कर पाया जीके में, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया पहले आप बाकी सिलेबस कवर करिए, और फिर अगर टाइम बच जाता है तो आप प्रीवियस ईयर पैटर्न देखिए, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मगर अगर करंट अफेयर से मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप करंट अफेयर फोकस करिए। वो पार्ट होता भी आसान है और स्कोरिंग होता है वो वाला पार्ट। बाकी जैसे हमारे टाइम में एक जैसे नंबर ऑफ डेज, मतलब वो होता है ना कि वो नहीं होता क्या डेज, जैसे कौन सा डे 28 फरवरी क्या आता है, नेशनल क्या बोलते हैं, कैलेंडर। हाँ कैलेंडर डे होता है। जैसे 28 फरवरी कौन सा डे आता है, इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा था, तो आप वो वाला टॉपिक याद कर सकते हैं। आप प्रीवियस पैटर्न को देखिए, उस पर फोकस करिए। ऐसा नहीं है आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना मतलब जीके इस पार्ट की टफ नहीं है इतनी। आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चंस कॉमन सेंस से है। तो आप इस बार जीके का लास्ट टाइम शायद बायो के भी क्वेश्चंस आ गए थे तो मतलब बहुत कॉमन सेंस के क्वेश्चन है। हाँ, तो आप सारी जीके कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम है तो यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल रहेगी, आप सर्च कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल लेवल की उससे कम ही आती है, तो आप सर्च करें यूट्यूब पे, आपको कोई 12 घंटे कोई ना कोई कंपाइलेशन मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप बाकी सिलेबस कवर करिए, अगर उसका टाइम बचे तभी जीके पर आप टाइम देना। तो कुछ लोग पूछ रहे थे मेरे से कि ये भैया 90+ लाना ज़रूरी है क्या, या सेफ़ स्कोर क्या होगा? तो मैंने तो उन्हें यही सजेस्ट किया है कि ब्रोस देखो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमारे टाइम पे वैकेंसी 264 थी,
एंड स्टिल और एक और चीज़ हुई थी कि एटीसी के एग्ज़ाम के दिन ही एक और एग्ज़ाम हो गया था। तो पहली बात तो कुछ लोग वहाँ से कट गए कि उन्होंने फिजिक्स के नाम से ही पेपर फॉर्म तो भर दिया था, बट फिजिक्स के पेपर की वजह से वो लोग देने नहीं गए। दूसरी क्या बात हुई थी कि उस दिन क्या हुआ था, कोई और एक पेपर हो गया था, तो बहुत लोग कंपटीशन हट गए मतलब वहाँ से। स्टिल कट ऑफ पता है कितने गई थी? 95 प्लस 95.6 गई थी फाइनल कट ऑफ। तो आप सोच लीजिए इतना कंपटीशन हटने के बाद भी 95.6 कट ऑफ जा रही है। तो इस बार क्या है, एटीसी हाईलाइट हो चुका है। तो इस बार मुझे पता है कि मेरे को इतने मैसेज आते हैं। तो इस बार क्या है कि फॉर्म्स लास्ट टाइम 1 लाख थी, तो इस बार 2 लाख या 3 लाख होंगी। और इस बार ऐसा नहीं होगा कि कोई और एग्ज़ाम आ जाएगा उसके दिन, तो कट ऑफ तो इस बार और बढ़ने वाली है। तो आप लोग ये मत रखिए कि बहुत लोग बोलते हैं कि इस बार पेपर शायद आसान आएगा, इस बार कंपटीशन आसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। और इस चीज़ को सोच के डीमोटिवेट मत होइए। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि क्या कंडीशन है। तो प्रिपरेशन कीजिए और पेपर उतना टफ नहीं है, मेहनत कीजिए, आप सबको पीछे करके आगे जाएंगे ही, ठीक है। तो बहुत लोग पूछना है एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो इस पर कुछ देखिए, एग्ज़ाम का तो किसी को कुछ नहीं पता एग्ज़ाम कब हो सकता है, मतलब हमें भी नहीं पता था कब हो सकता है। हमारा टाइम भी मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आया था कि वो 3rd वीक ऑफ मार्च में एग्ज़ाम है। मतलब एक आपको आइडिया लग जाता है कि हमारा नोटिफिकेशन दिसंबर में आया था, नवंबर में आया था, मतलब 2-3 महीने बाद हो जाता है। तो आप कोशिश करिए 2-3 महीने सिलेबस कवर करके रखिए अपना, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि अगर आप थोड़ा लाइटली लेंगे, अभी तो डेट नहीं आई, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं मैसेज में कि 2 महीना सफिशिएंट होगा क्या, 3 महीना सफिशिएंट तो होगा मतलब क्या। हम भी कैसे बताएं, मतलब आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करिए, रिवीजन करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। बाकी तो मतलब देखिए किसी को कुछ नहीं पता, पर मैक्सिमम 2-3 महीने के टाइम पीरियड में सिलेबस कवर हो जाना चाहिए आपका सारा। ऐसा वेट मत करिए कि 2 महीने सफिशिएंट है, मतलब पेपर 3 महीने बाद हो रहा है तो आप लोग 2 महीने पढ़ के रुक गए। ऐसा ये कौन सा बात होती है कि 2 महीने सफिशिएंट है? आपको अंत तक पढ़ना है, पेपर का जब तक डेट है तब तक पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पढ़ लिया, सिलेबस हो गया, बेसिक कर लिया, ऐसा नहीं है। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, जब तक पेपर ना हो जाए और जब तक आपकी फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक मेहनत करते रहिए। ये एग्ज़ाम नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत लोग पूछते हैं कौन सा दे, उसकी एनालिसिस कैसे करें। तो टेस्ट सीरीज तो ऑनेस्टली मैंने भी नहीं दी थी और ना कि पदन ने भी नहीं दी थी। तो बट हम बता सकते हैं कि हमने टेस्ट सीरीज बाकी की दी है। गेट के टाइम में जो टेस्ट सीरीज देते थे उसकी एनालिसिस कैसे करते थे, तो पदम आप बताइए। देखिए, टेस्ट सीरीज़ का ऐसा है कि मतलब वही बात है, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो मतलब आपको कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ कहीं नहीं मिलेगी, होगी तो बहुत सारी ऑनलाइन। जैसे मैंने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ दी थी, मतलब उसका जो एग्ज़ाम का लेवल था टेस्ट सीरीज़ का, वो मेन एग्ज़ाम से बिल्कुल मैच नहीं करता था। ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका, और उसमें आप 1 घंटे के अंदर मतलब टेस्ट खत्म हो जाता था मेरा, और 100% आराम से स्कोर हो जाते थे। तो मतलब वो ऐसे मतलब फिर फ़ायदा नहीं है टेस्ट सीरीज़ देने का। तो पर जैसे मेरी प्रैक्टिस होती थी, मैंने टेक्स्ट बुक की एक टेस्ट सीरीज़ ले ली थी, तो उसमें मैं ऐसे CGL की टेस्ट सीरीज़ देता था, क्योंकि उसमें नॉन टेक प्रैक्टिस हो जाता था। बाकी फिजिक्स और मैथ्स की मतलब इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कहीं है ही नहीं यहाँ पे इसमें। बाकी अगर एनालिसिस करने के लिए मतलब दिन में आपको 1.5 घंटा निकालना होता है। 1 घंटा टेस्ट दिया मैंने नॉन टेक के लिए, आधा घंटा कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगर कोई फॉर्मूला में भूल रहा हूँ उसको रिवाइज़ करना, कोई क्वेश्चन मेरे को नया क्वेश्चन जीके का आ गया उसको साइड में लिख लेना, और दिन में एक बार पेपर देने से पहले उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर लेना। कुछ लोग पूछते हैं भैया फिजिक्स मैथ्स कहाँ से पढ़े। तो फिजिक्स मैथ्स के लिए तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि देखो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, जहाँ भी जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा यूट्यूब पे जाके देख लो, या आप लोग कोचिंग भी लेके रखे होंगे तो ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग भी कीजिए। बट सजेशन यही दूंगा कि प्रैक्टिस बहुत कीजिए प्रॉब्लम्स की, क्योंकि क्वेश्चंस फॉर्मूले बेस्ड ही आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड और थोड़े टेक्निकल, मतलब जो नॉलेज, मतलब अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो हो जाने चाहिए। तो उसके लिए मतलब क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज़ तो लेके रखे होंगे, टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन लगाइए, जहाँ फंस रहे हैं उसको रिवाइज़ कीजिए, बुक खोल के देखिए। और UPTU की मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अभी भी लोगों को सजेस्ट कर ही रहा हूँ कि UPTU को आप ले नहीं सके तो ले लीजिए, कोई भी प्रिपरेशन बुक, उसके क्वेश्चंस कीजिए। उसमें भी इतना हाई लेवल का कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है जो कि बियॉन्ड, मतलब आपको भी लग रहा है कि ज़्यादा ही हार्ड है, तो उससे डिमोटिवेट मत हुई है, ट्राई कीजिए। नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, बट क्वेश्चन से प्रैक्टिस बहुत करिए। तो अब ये बहुत लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम के बाद प्रोसेस क्या होता है। तो पहले एग्ज़ाम तो क्लियर कर लीजिए, बट प्रोसेस हम फिर भी बता देते हैं कि एग्ज़ाम के बाद देखिए एक लिस्ट आएगी, उसमें आपका कुछ कट ऑफ होगी। जैसे लास्ट टाइम में 90 कितना कट ऑफ था? 93 के अराउंड था। 93 के अराउंड था। तो मतलब पहले आपका मतलब वो कट ऑफ आएगी 93, उसमें मतलब 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाते हैं ये। तो उसके बाद क्या होता है, एक वॉइस टेस्ट होता है आपका, वो मतलब उसमें चेक करते हैं कि आपकी वॉइस में कोई स्टैमरिंग तो नहीं है या हकलापन, ये सब तो नहीं है वॉइस के अंदर।
तो मतलब बच्चे बहुत डरते हैं, मतलब हम भी डरते थे हमारे टाइम में भाई वॉइस टेस्ट में क्या होता है, मतलब क्योंकि इंटरव्यू से अलग चीज़ है और वॉइस टेस्ट अलग चीज़ है, और ऑनलाइन मतलब इतनी अच्छी गाइडेंस थी नहीं इसमें, मतलब गाइडेंस होती भी थी तो हमें लगता था कुछ नई चीज़ ना आ जाए भाई क्या होगा। तो मतलब अल्टीमेटली कुछ भी नहीं है, मतलब 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो 4-5 लाइनें बुलवा के देखते हैं, कोई जैसे सिंपल सी जैसे वर्ड्स होते हैं, रेनबो, ट्री, ऐसे वर्ड होते हैं, तो वो बुलवाते हैं, वो बस खत्म, इतना ही होता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं आपसे, वॉइस रिकॉर्ड होती है आपकी, मतलब अगर आपकी वॉइस में कोई दिक्कत है, मतलब इतनी डरने वाली बात नहीं है। पर अल्टीमेटली वैकेंसी देखो जैसे हमारे टाइम 264 वैकेंसीज थी, बच्चे उन्होंने 700 बुलाए थे अराउंड। अल्टीमेटली लिस्ट आपकी मेरिट की बेसिस बनती है, जो टॉप 264 बच्चे जिनका वॉइस टेस्ट क्लियर हुआ होगा वो नॉमिनेट हो गए सिलेक्शन के लिए। कट ऑफ कितनी मार्क्स बढ़ गई थी? क्योंकि 2-3 मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ जाती है। तो फिर वही बात आ जाती है, जो बच्चे पूछते हैं कि 90 मार्क्स स्कोर अलग करना इनफ है नहीं है, वही बात आ जाती है, आपको मतलब अपना मैक्सिमम स्कोर करो आप, क्योंकि अल्टीमेटली कट ऑफ 2-3 नंबर बढ़ती है। आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाए, फिर आप वॉइस टेस्ट की जब हो अल्टीमेट लिस्ट निकले तब रिजेक्ट हो जाओ आप 2-3 नंबर की वजह से, मतलब वो तो फिर दुख लगता ही है, क्योंकि आपने 3 महीने वेट भी करा, आप प्रोसेस भी आगे कंटिन्यू करने गए और फिर रिजेक्ट हो गए, मतलब वो तो मतलब बहुत हार्ड वर्किंग प्रोसेस होता है। तो खाली अपना बेस्ट दीजिए आप, बाकी तो कोई नहीं, मतलब एक जॉब ही अल्टीमेटली, तो आगे 10 एग्जाम और निकलेंगे उसमें हो जाएगा, इससे बढ़िया में हो जाएगा, तो हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा आपका। तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं करिए, और डिमोटिवेट मत होइएगा कि कंपटीशन ज़्यादा है या है। आप अपना बेस्ट दीजिए, कि बहुत लोग मतलब सभी लोग लगे हुए हैं रेस में, आपको आगे जाना है और आपकी जीत हो ही जाएगी अगर आप एकदम कंसिस्टेंटली लास्ट तक एंड तक लड़ते रहते हैं। तो इसी के साथ आपको ये मुझे लगता है ये आपको जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे, और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी और भी मैं सारे डाउट्स सबके क्लियर कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे जिन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैक्सिमम डाउट्स तो यही लोगों के रहते हैं, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से करें। आपको शायद ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए, मैं तो जैसे ये तो नॉर्मल मैंने एक गाइडेंस के लिए एक वीडियो बना लिया, नॉर्मली मेरा चैनल ब्लॉगिंग का है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, और अगर कोई और ATC ऑफिसर से भी मैं बात करूँगा गाइडेंस के लिए, तो उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय।